नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस देश ने राजनीति में एक से एक बदमिजाज, नक चढ़े और गुस्से वाले राजनेताओं को देखा है। यहाँ तक कि संस्थाओं की, व्यक्तियों की बेइज्जती करते हुए देखा है। वो लोग उन संस्थाओं का निरादर करते हुए दिखे जिन्होंने लोकतंत्र की एक नींव को मजबूत किया या वो आधार स्तंभ बने। लेकिन तब भी आपने एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं देखा होगा जो स्टेज पर एसीपी जैसे लेवल के पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की कोशिश करे। हजारों की भीड़ है जो रैली में सामने है, सैकड़ों लोग मंच पर हैं जो उनकी पार्टी के हैं और दर्जनों कैमरे हैं जो पूरे राज्य को उस रैली का सीधा हाल दिखा रहे होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी लोग कर्नाटक के होंगे वो भी अपने मुख्यमंत्री को देख रहे होंगे। उस वक्त एक पुलिस अधिकारी जिसकी कोई गलती नहीं है, एक सत्ता की गर्मी चढ़े हुए मुख्यमंत्री स्टेज पर उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। वो अधिकारी पीछे की तरफ बचकर अपने आप को बचा तो लेता है, लेकिन क्या वो उन जो लोग स्टेज पर मौजूद हैं, 50 नेता, उनके सामने बचाता है? उनकी निगाहों से बच पाता है? क्या हजारों की भीड़ वो जो सामने है, जो अपने नेताओं के लिए नारे लगा रही है, क्या उनकी आंखों से बच पाता है? क्या वो दर्जनों कैमरे जो हर पल का हाल दिखा रहे हैं उनकी निगाहों से बच पाता है? और यदि वो इनकी निगाहों से बचकर निकलता भी है तो जब वो घर की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, उसके कंधे पर लगे हुए भारत सरकार के दिए हुए वो जो चिन्ह हैं वो कितना चुभ रहे होंगे जब वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी के सामने जाता है। वो जो पूरे देश में इस बात का प्रतीक है कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसको बचाने के लिए कानून ने उस आदमी को अधिकृत किया है और उसको शक्ति दी है। ये भारत सरकार की ताकत होती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो सिद्धारमैया जैसा हो, जिनकी एरोगेंस के किस्से बहुत हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ कर्नाटक में जो सत्ता युद्ध चल रहा है उसमें ज़्यादातर उनके सामने टिकने की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो बेहद बदमिजाज हैं और पूरी तेजी से अगर आप उनको देखते हैं तो उनकी एरोगेंस आपको हमेशा दिखती हो। मैंने जो चुनाव कर्नाटक के कवर किए थे उस वक्त बहुत सारी रैलियों में देखा, लेकिन ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी कर सकता है क्या, क्योंकि इस देश ने ऐसे मुख्यमंत्रियों को देखा है जो मंच से अधिकारियों को कह देते हैं कुछ भी तुमको ठीक कर दिया जाएगा, बदला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो थूकने की तरफ थूकना चाहते हैं तो एक सेक्रेटरी उनके लिए पीकदान लेकर खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं देखा कि आप जो है मुख्यमंत्री होकर एक ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून की किसी भी तरह से किसी भी किताब में, वो तो अलग बात है, किताबों में लिखा जाना अलग बात है, ये इस बात की कि आपका डेमोक्रेसी में कोई यकीन है, यही शक दिमाग से हटा देता है। ये बात आपके दिमाग से तुरंत हट जानी चाहिए कि क्या कोई मुख्यमंत्री ये सब कर सकता है, इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री रह सकता है। ये घटना कोई हवा में लिखी गई घटना नहीं है, ये उस अधिकारी के लेटर का हिस्सा है। अगर मैं पढ़ के सुना दूं तो आपको लगेगा कि वो अधिकारी किस स्थिति से गुजरा होगा, क्योंकि उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है। जी हाँ, उस अधिकारी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है, जिसको मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक रैली के दौरान मंच पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैं आपको पढ़ देता हूं। उसने लिखा है कि मैं भले ही थप्पड़ मारने से बच गया, लेकिन मैं अपमान से नहीं बच पाना। आप इन लाइनों को देखें कि वो कितना दर्द उसमें होगा। उस पुलिस अधिकारी ने अपना इस्तीफा दिया है और उसने वीआरएस की अनुमति मांगी है। ये देखिए, मजबूरी है कि कोई आदमी अपने अपमान के लिए भी एकदम सीधा नहीं, क्योंकि ये कानून बना गया था, ये देश इसलिए बना है कि यहाँ कोई नियमों का पालन करे। लेकिन कुछ वोट बैंक के मालिक होने के नाते, कुछ वोट बैंक के, क्योंकि इस देश की राजनीति में ये बड़ा दिलचस्प भी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि लोग क्यों, इस देश के लोग इस तरह से हैं कि उनको लोकतंत्र की मर्यादाओं से ज़्यादा अपनी जाति, अपना मजहब, अपना वो सब प्यारा होता है। क्योंकि मैंने खुद अपने इस 27 साल के कैरियर में देखा है कि किस तरह से इस बात पर समर्थक खुश होते हैं कि
कि उसके नेता ने किस तरह से पैंटें उतार दी उनकी, किस तरह से उन्होंने देखा थप्पड़, अपने समर्थकों को बदतमीज से बोलते हुए उन लोगों को, जो लोग हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, वो लोग जब एक नायक बनते हैं, और खास तौर से जो जातिगत नायक या फिर एक विशेषकर छोटे से सेक्ट के नायक होते हैं या एक हिस्से के नायक होते हैं, उनकी ये बदतमीजियां आपको अक्सर दिखाई देंगी। मैं अब वापस आता हूं, ये कर्नाटक के जो एएसपी हैं एनवी बारामणी, उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सार्वजनिक फटकार के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, जो मैंने आपसे कहा वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए उन्होंने उसकी है। पुलिस अधिकारी ने ये कहा कि सिद्धारमैया ने भाषण के दौरान उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की और इस घटना के बाद कोई अधिकारी उनके समर्थन के लिए नहीं आया। दरअसल ये ब्यूरोक्रेसी के इस देश में घुटनों के बल गिरने की एक लंबी कहानी का एक और अंक है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की उस घटना पर भी आपको ले जाऊंगा। मैं ये भी बता दूं कि इसके बाद हम आज वो रेखा गुप्ता ने जिस तरह से अब इस समय जनता के दबाव में थोड़ा घुटने टेके हैं, जिस तरह की एरोगेंस यहाँ भी दिख रही थी, उसका बदलाव हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से 10 साल वाला कानून। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सिद्धारमैया वाला है, ये 14 जून को उन्होंने अपना लेटर गृह सचिव को दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी मेंटल स्टेटस के इमोशनल जो ब्रेकडाउन है उसके बारे में कहा था कि 28 अप्रैल को ये रैली हुई थी और उसके बाद उनका मनोबल टूट गया। ये अधिकारी रैली को मंच सुरक्षा के उस पर तैनात था, यानी इसको मंच की सुरक्षा करनी थी सिद्धारमैया। और वो ये जो है उन्होंने पूरी घटना बताई कि वो जब मंच के पास ये मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई में इस रैली में तो भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने व्यवधान पैदा कर रही थी, तो सिद्धारमैया ने भीड़ के सामने इस अधिकारी को बुलाया और गुस्से में हाथ उठाकर मानो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करते, लेकिन बीच में रुक गए। उस अधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंच पे चिल्लाते हुए पूछा, रे एसपी कौन है, बाहर निकालो, और फिर कथित तौर पर हाथ उठाकर उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारी ने कहा कि मैं सहज रूप से पीछे हट गया और सार्वजनिक तौर पर थप्पड़ खाने से बच गया, बाल बच गया। उन्होंने कहा हालांकि थप्पड़ तो नहीं लगा, लेकिन सार्वजनिक अपमान को टेलीविजन पर 2 दिनों तक प्रसारित किया गया, जिसे कांग्रेस नेताओं, अधिकारियों, पार्टी कार्यों और मीडिया सहित कार्यस्थल पर मौजूदा हजारों लोगों ने देखा। तो उनको ये लगा कि ये हो क्या रहा, भले ही मैं शारीरिक हूं। उन्होंने लिखा कि मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय और पुलिस विभाग की गरिमा बनाए रखने के लिए मंच को छोड़ दिया। आप उस अधिकारी की मजबूरी देखिए कि वो उस वक्त भी कोशिश कर रहा था कि उसको बचाए, लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया। और इसके बाद भले ही मैं शारीरिक रूप से हमला किए जाने से बच गया, लेकिन मैं सार्वजनिक अपमान से नहीं बच पाया। अपने घर में उसने इस बात को बताया कि इमोशनल तौर पर किस तरह वो डिस्ट्रॉयड हुआ। अपने घर पहुंचा तो अंतिम संस्कार जैसा सन्नाटा था, मरघट की तरह। उसके घर की शांति, वहाँ उसके घर में कोई आवाज़ नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे बेकाबू होकर रो पड़े। उस अधिकारी के बच्चे रो पड़े, क्योंकि अधिकारी होना, कितनी मेहनत करना, कितना पढ़ना, उसमें कम से कम पेपर लिखना, सिलेक्शन कराने के लिए आपको मेहनत करना, और जब एक आपको पद मिलता है, क्योंकि अगर आप वहाँ एएसपी बन के वहाँ पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि वो जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो उसके परिवार वालों को क्या लगता होगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि घटना के बाद उन्होंने उनके लिए मीटिंगों में जाना है सहज हो गया, और उनको जो कर्तव्य पालन के लिए जो मनोबल चाहिए होता है वो उनका टूट गया। पिछले 31 सालों से आप उनका एक्सपीरियंस देखिए। अगर सिद्धारमैया को राजनीति में ये करने का बहुत बड़ा अनुभव होगा जिसमें कहा जा रहा, तो ये अधिकारी भी 31 सालों से अपनी कर्नाटक राज्य पुलिस की ईमानदारी से सेवा की। वर्दी के साथ मेरा उतना ही भावनात्मक और रिश्ता और पवित्र है जितना मेरी अपनी माँ के साथ है। आप उस अधिकारी के एक एक शब्दों के अंदर के दर्द को आप देख सकते हैं कि कितना दर्द है। बरमानी ने ये सवाल भी उठाया कि जब उन्हें खुद बुनियादी तौर पर सम्मान के लिए वंचित किया जा सकता है, तो उनसे न्याय की रक्षा करने की उम्मीद कैसे की जा सकती। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब वो घर पहुंचा तो मरघट जैसा सन्नाटा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत नहीं बची कि जिस वर्दी से देश पूरे उसके राज्य में लोग इसलिए विश्वास करते होंगे कि ये वर्दी किसी अन्याय से बचाएगी, लेकिन वो जिसको पहनने वाला उसी के साथ अन्याय नहीं बचा, तो फिर वो कोई और क्या बचाएगा। उसके बाद उसने कहा कि ये हर वर्दीधारी अधिकारी
और सरकारी कर्मचारी के लिए चिंता का विषय है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, उनके परिवार को या उनको मानसिक आघात नहीं पहुंचाया और आज जो असुरक्षित महसूस करता है और सरकार से स्वैच्छिक अनुरोध उन्होंने कहा है। इसके बाद देखिए राजनीति क्या करती है। सिद्धारमैया और वरिष्ठ मंत्रियों ने इस अधिकारी से कथित तौर पर मुलाकात की कोशिश की, संपर्क किया, फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और व्यक्तिगत रूप से सिद्धारमैया ने मिलने की कोशिश। बातचीत का विवरण नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन इस पर राजनीति गर्म हो रही है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको मुख्यमंत्री कथित अहंकार बताते हुए विरोध किया। पार्टी ने एएसपी को कांग्रेस के आत्म प्रचार कार्यक्रम में लगभग थप्पड़ मारा गया था और अधिकारी ने इसे अपमान के कारण सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया। यह आधिकारिक हैंडल से लिखा गया है बीजेपी की। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि इस लॉटरी सीएम सिद्धारमैया के अहंकार के कारण उन्हें किस अपमान से गुजरना पड़ा। और इसी तरह से जो जनता दल सेकुलर है उसने कहा कि हिटलर जैसे शासन से तंग आ चुके हैं। ये इसलिए बहुत बड़ा एक है, चूंकि इतने दिन बाद ये खबर आती है, इतनी घटना के बाद, क्योंकि वो अधिकारी लिखता है और बाकी किसी अधिकारी ने चू नहीं की। ये एक सीनियर अधिकारी है। आप इसको एएसपी को एक छोटी पोस्ट ने 31 साल बाद उस आदमी ने इस पोस्ट पर काम करते हुए मतलब इस पोस्ट तक पहुंचने में लगे हैं और उसको इस तरह से अपमानित होकर जाना पड़ेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने अभिमान को बचा सकती है। लेकिन ये खुद उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनेताओं का रहा। मैं आपको याद होगा ऐसा ही एक किस्सा जिसका मैं खुद जिसमें मैं एक हिस्सा हूँ, उसकी कहानी बता सकता हूँ। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक शख्स जो है फूट फूट के रोया जब उसको अदालत से उसके खिलाफ जो एक झूठा केस बनाया गया था वो रिहा हुआ। वो पुलिस अधिकारी डीएसपी शैलेंद्र सिंह थे जिसको इस्तीफा देना पड़ा था मजबूरी में, और मुलायम सरकार के समय उस पर एक मुकदमा ही चल गया, उसी पर मुकदमा चल गया, जबकि उस आदमी ने इतना बड़ा काम किया था और उस काम के बावजूद उसको ये झेलना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उसने एक माफिया के लिए मिली हुई एलएमजी, जो एक माफिया एलएमजी खरीद रहा था, मुख्तार अंसारी जिस एलएमजी को खरीद रहा था उसको बेचने वाले भगोड़े को उसने पकड़ लिया। यानी एलएमजी वहां तक नहीं गई। मैं इसलिए इस कहानी को बता सकता हूं क्योंकि मैं वो रिपोर्टर था जिसने इस खबर को ब्रेक की थी। बहुत सारे लोग आप में से मैंने एक आदमी का बहुत सारा बयान वो पढ़ा जो उसने मुझे लिखा था कि आप बार बार हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन आप बार बार अपने आप को रिपोर्टर की बात करते हैं, 25 साल तक किया, ये तमाम चीज़ें उसने लिखी। लेकिन शायद उस शख्स को मालूम नहीं होगा कि इन 25-27 सालों में कई बार किस तरह से खबरों के साथ जो बाद में देश की खबरें बनती हैं उनमें हम लोग शामिल होते हैं। हर रिपोर्टर का अपना एक अकाउंट होता है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जब शैलेंद्र सिंह, मैं एक पीलीभीत में खबर कर रहा था कि रात को अचानक हमारे पास एक खबर आई और कहा गया कि एक शख्स जो एलएमजी के साथ पकड़ा गया है, एक एलएमजी रिकवर हुई लाइट मशीन गन। मैंने कहा कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, और मैंने जैसे ही फ़ोन किया सोर्स के पास, अधिकारी के पास, तो उन्होंने कहा कि हाँ पकड़ा तो है। और ये एलएमजी क्यों आई थी? ये एलएमजी इसलिए आई थी कि ब्रजेश सिंह के गैंग के पास उस वक्त जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां हो चुकी थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी को AK-47 से नहीं भेदा जा सकता। उस वक्त तक AK-47 से वो लोग बेच चुके थे, मार चुके थे कृष्णानंद राय को और उसको। तो इसलिए ये लग रहा था कि एलएमजी आखिर क्यों? एलएमजी सेना से एक भगोड़ा लेकर भागा हुआ था, उसके साथ कॉल्स पूरे रिकॉर्ड थे। तो मैंने एक रिपोर्टर होने से ज़्यादा अधिकारी के दोस्त होने के नाते पूछा, शैलेंद्र सिंह को फ़ोन किया। अब चूंकि वो सर्विस में नहीं है इसलिए उनसे मैं नाम ले सकता हूँ। मैंने कहा कि ये खबर आप एयर तो हो जाएगी, लेकिन चूंकि मैं तो खबर चला रहा हूँ, लेकिन इससे आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार में तो आपकी वो जो है सत्ता, ये जो मुख्तार अंसारी की पार्टी सरकार है, मुलायम सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो इसमें तो आपको नाम होगा, शायद लालजी यादव शायद उस भगोड़े का नाम था जो वहाँ से एलएमजी लेके भागा था, और वो एक दूसरे की एलएमजी चुरा के भागा था। बाद में उस अधिकारी को, वो दार्जिलिंग से भागा था, बाद में उस सिपाही को जिसके पास होती सेना के सेना का जो सैनिक था उसके खिलाफ बेचारे कोर्ट मार्शल हुआ था, चूँकि उसकी एलएमजी लेके भाग आया था। तो वो पता चला, उस पूरी डिटेल ये थी
कि उन्होंने कहा कि ये तो अब बड़ी खबर है, हम रोक नहीं सकते क्योंकि हम इस पर ट्रैक कर रहे थे, हम इसको बचा भी नहीं सकते, हम रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे और मुझे इससे डर नहीं लगता है। मैंने वो खबर आज तक पर एयर हुई, बड़े शानदार तरीके से खबर चली क्योंकि खबर तो बहुत बड़ी थी, वो पूरी डिटेल्स बताई गई कि इतनी गाड़ियाँ यहाँ एक उन्होंने बुलेट प्रूफ कराई है और क्यों इसको, क्योंकि ब्रजेश सिंह को मारने के लिए या कृष्णानंद राय के शायद काफिले की भी उस समय बातचीत थी, तो उनको बेधने के लिए इनको ये LMG चाहिए जो इतनी मोटी चादर को बेच सकती हो। तो लिहाजा जब ये शैलेंद्र सिंह ने कहा तो शैलेंद्र सिंह के खिलाफ मुलायम सिंह सरकार ने पूरा एक्शन लिया और उसके बाद उनको बड़ा दिक्कत पेश आ गई और ये हो गया कि DGP ने उस वक्त के तत्कालीन उनको इतना बेइज्जत किया कि उनको अपमान में इस्तीफा देना पड़ा, यानी उनके लिए इतनी ज़्यादा स्थिति वो कर दी गई और आखिर में उन्होंने इस्तीफा दिया। हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे लोगों ने किया क्योंकि रिपोर्टर्स उस समय आज से कुछ साल पहले की बात है, अब फिर वो कोई सज्जन इसको चाहे बुरा माने या भला, तो लेकिन मुझे तो बताना होगा क्योंकि मैं तो इन्हीं हिस्सों में रहा हूँ, तो उनके लिए एक PIL फाइल की गई। तो उस वक्त चूँकि वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो सबसे बड़ा सबूत थी, तो ये कोशिश की गई कि हमको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए। ये बात चूँकि जो वकील लॉयर थे उन्होंने कहा, बिना पैसे के PIL फाइल हुई थी, उन्होंने कहा कि साहब ये पहले मिल जाना चाहिए तभी हम इसको फाइल कर पाएंगे। तो मैंने पूछा कि क्या वो मिल पाएंगी जो ऑडियो है, तो उस वक्त उनके साथी चूँकि तब तक इस्तीफा दे चुके थे, अभी तक वो सैंक्शन नहीं हुआ था, तो वो अपने दफ्तर में बैठते थे अपनी पूरी टीम के साथ, तो पूरी यूनिट ने एकदम बहुत शोर के साथ कहा, अरे सर वो मिल जाएगी, जैसे ही आपको ज़रूरत होगी मिल जाएगी। खुद शैलेंद्र सिंह बहुत विश्वास के साथ थे। मैंने कहा शैलेंद्र सिंह वो ले लीजिए, आप हमको दे दीजिए क्योंकि ये चीज़ें बदलती जाती हैं, लेकिन शैलेंद्र सिंह को लगा कि नहीं, इनमें से कुछ नहीं बदलेगा और लिहाजा जो है शैलेंद्र सिंह ने वो उस समय नहीं दी थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर मांगा गया, सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल हुई, रोहित पांडे शायद युवा वो थे उस समय लॉयर, उनको वो उसमें उन्होंने उनके नाम से गई थी, PIL फाइल की गई थी और उनकी पहली शायद वो थी PIL, चूँकि लॉयर तो सीनियर अलग थे, पीछे से बहस करते हैं वो लोग। तो उसके बाद जब ये PIL फाइल हुई तो हम लोग उसमें कोई भी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाए, सिर्फ खबर के हिस्से लगा पाए और कोर्ट ने ये कहते हुए उसको फेंक दिया और कोस्ट कर दी थी उसके ऊपर, यानी जुर्माना कर दिया था कि आप सिर्फ अखबारों के माध्यम से आप सिर्फ अखबार की खबरें लेकर आ गए हैं, अखबार की खबरों के आधार पर कोई PIL फाइल नहीं होती, लिहाजा उन्होंने उस पर कोस्ट कर दी। अब जब उस पर कोस्ट हो गई तो फिर लेकिन चूंकि पहली PIL थी या यंग थे तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 1000 रुपया, शायद उस समय 1000 रुपया कर दिया गया था और माफ़ कर दी। ये कहानी मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ कि एक ईमानदार अफसर को किस तरह से जाना पड़ा, लेकिन उस समय भी मतलब कम से कम इस बात का तो वो मानिए कि मुलायम सिंह यादव ने कभी भी किसी सार्वजनिक मंच से इस तरह नहीं कहा होगा या इस तरह कोशिश नहीं की होगी और सिस्टम के साथ इन लोगों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी इस समय जो चुनाव का वक्त था, ये तनाव वो है जो पार्टी के अंदर है, क्योंकि सिद्धारमैया की कुर्सी जानी थी, DK शिव कुमार के लोग तमाम लगे हुए थे और ऐसे में आप अपने आपस की लड़ाई को, अपनी बहादुरी को एक ऐसे अफसर पर जो पलट के आपको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो ये मानता है कि पुलिस की वर्दी का अनुशासन ही उसके लिए सबसे बड़ी कीमती चीज़ है और वो इसीलिए कोई जवाब नहीं देता है और वो चुपचाप जाता है बिना किसी मीडिया को बताए, चुपचाप एक VRS का लेटर लिख देता है। तो इस तरह की जो राजनीति का जो वो पूरा है वो कर्नाटक में सिद्धारमैया का इस समय का मौजूदा, मुझे लगता है नहीं अब इसका क्या होगा, क्योंकि एक VRS से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इस पर कभी कोई केस दर्ज नहीं होगा, इस पर वो चूंकि चाहेगा भी नहीं, क्योंकि केस दर्ज हो तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि अदालतों को ये आदत नहीं हुई है अभी तक कि वो इस तरह के बदमिजाज नेताओं को दे सके। मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है, आपने भी देखा होगा, अगर आपने तमाम लोग सुन रहे हैं जो लोग भी, उनको मालूम होगा कि किस तरह से जो बड़े नेता अपने समर्थकों को किस तरह से झिड़कते हैं, किस तरह बदतमीजी से उनके साथ पेश आया जाता है, लेकिन उनको लगता है ये स्टाइल है, ये हमारे नेताजी ऐसे ही हैं, ये उनको मर्दगानी का एहसास देती है। इस देश में ये बड़ी वो बात है कि आपके अंदर का सेल्फ वहाँ नहीं होता है जब आप किसी इस तरह के माहौल में बात कर रहे होते हैं। तो कर्नाटक की इस घटना ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कई सारे सवाल खड़े किए हैं जो बार बार हमको अपनी रिपोर्टिंग में भी फेस होते रहे हैं और देश की जनता को भी फेस होते रहे। ये तो आप ये बदमिजाजी और ये तो ये लोकप्रियता होती है उनके जो समर्थकों की होती है, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अलग अलग नेताओं के समय पर आती रही है।
मैं आज अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ जाता हूं, क्योंकि इस पर तो अब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये पहला इतिहास का ऐसा मौका होगा, क्योंकि इसको पता नहीं क्या क्या देखना होगा इस इतिहास में ऐसे राजनेताओं के किस तरह के हमले लोकतंत्र पर होंगे, क्योंकि ये हमला किसी अधिकारी पर नहीं है, ये एक सिस्टम को काटने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है जनता को कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे सामने कोई मतलब नहीं। और उस जनता ने हो सकता है इस पर तालियां बजाई हों, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं उस फुटेज को मैंने नहीं देखा है। लेकिन अब अगर हम लोग दूसरे तरीके से खबर पर बढ़ते हैं तो एक और जगह पर आपको देखेंगे, दिल्ली में एक सरकार चुनी गई, बीजेपी ने बहुत अरसे बाद प्याज की इतनी प्याजें खा ली, और उसके बाद जूते भी दिल्ली में खाए। कहते हैं ना कि लोग प्याज भी खाते हैं, जूते भी खाते हैं। आप लगातार कोशिश करते रहे कि एक बार सत्ता में दिल्ली में आ जाएं, और आपको दिल्ली की जनता ने आखिर में सत्ता सौंप दी, क्योंकि जो लास्ट मुख्यमंत्री थी, आपको याद होगा, प्याज की महंगाई से चली गई थी, सुषमा स्वराज। उनको बहुत ही कम दिन का वो मिला इस दिल्ली की सेवा करने का समय। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लंबे समय तक शीला दीक्षित अपने कार्य से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही। उसके बाद जब बीजेपी को लगा कि अब आएगी, लेकिन वो तो राजनीति में नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसके बाद एक पार्टी का जन्म होता है और वो पार्टी शासन में करती है। इसके बाद दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता मतलब बीजेपी को चुना, क्योंकि रेखा गुप्ता तो उस समय नहीं थी, और ये बीजेपी की एक स्टाइल भी बन चुकी है अब कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होता नहीं, और उसके बाद कोई ऐसा अनाम सा चेहरा आता है जिसको जनता को ये एक दो जगह तो अच्छा हो सकता है कि आपने बहुत चौंकाया हो, लेकिन जब आप इसको आदत बना लेते हो, और आदत बनाने के लिए चूंकि ये आपकी आदत हो गई है, तो उसको पूरा करने के लिए आप हर राज्य में ये चुनते हैं, तो उसका नतीजा बहुत गड़बड़ होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत या तमाम जगह पर मनोहर लाल खट्टर, ये लाइन से मुख्यमंत्रियों के नाम हैं जिनका आपने इसी तरह से जनता को चौंकाने के लिए किया, लेकिन बाद में आप खुद चौंक गए। तो ऐसे ही रेखा गुप्ता अभी तक कम से कम वही नाम दिखाई दे रही हैं। अभी पहले आपने देखा कि झुग्गियों के बीच में जिस तरह से, तो आपने कह दिया कोर्टों का, तो ठीक है कोर्टों का होगा, मान लिया, लेकिन फिर आपके ही नेता कह रहे कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को, आप ही के मंत्री कह रहे हैं। आज फिर एक बड़ा वो हुआ, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिन से लगातार पेट्रोल पंपों पर लगा दिया गया, वाहन सीज किए जा रहे थे। पूरी दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक आपातकाल सा लागू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को इस तरह से रखते हैं, उसकी सर्विसिंग करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, सब चीज़ें रखते हैं, और वो उसको पोल्यूशन के जो मानदंड हैं उनके इर्द गिर्द रखते हैं। लेकिन एक ऑर्डर आया, और एक ऑर्डर आने के बाद दिल्ली सरकार ने उसका कंप्लायंस इतनी तेजी से किया, मतलब कोई रिएक्शंस नहीं है, कोई विचार नहीं कि ये कितनी बड़ी आबादी है, 62 लाख के करीब आप जो है वाहनों को एक झटके में आप बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि 15 साल पुराने और 10 साल पुराने, मतलब 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल। ये बात लगातार सबको समझ में आ रही थी, कुछ दिन से, 2-3 दिन से ये बात बाकायदा लोग कह भी रहे थे, लेकिन सरकार है कि उसको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। क्योंकि असर इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये मुख्यमंत्री या इस तरह के मंत्री जो चुन के आते हैं, वो जनता में अपने काम की वजह से नहीं आते, वो इसलिए आते हैं क्योंकि कोई पार्टी को वोट कर रहा है, किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करना है, किसी को गृह मंत्री अमित शाह को वोट करना है, और किसी को योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा या देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं की उम्मीद होती है कि उनको उनके राज्य में मिलेंगे। लेकिन मिलती है रेखा गुप्ता, जो पिछले कुछ समय से लगातार आप देखिए एक के बाद एक, अब ये गुस्सा फूट पड़ा। अब सोशल मीडिया पे पूरे पे आप देखेंगे तुरंत सब लोगों ने बताना शुरू कर दिया, और अब ये अच्छी बात है कि रिएक्शन साफ होता है। और इसके बाद तुरंत अब पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आ गए कि इस तरह के ईंधन प्रतिबंध को लागू करना बहुत मुश्किल है। अभी तक तो आपने पेट्रोल पंपों पर माइक लगा दिए थे, अलग किस्म की कहानी हुई, इससे पहले कभी नहीं किया। आपने उनको वाहनों को सीज कर लिया और आप बड़ा ऐलान कर रहे हैं हमने 10 इतने वैन। अरे भाई कितनी बड़ी लॉबी होगी, क्योंकि सबको नया लेना है, कौन ले पाएगा? किसी ने अपनी बचत बनाई होगी, किसी ने। आपके पास जब ये साफ संसाधन है कि पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जगह जगह पर पोल्यूशन भी वो है, अगर उनमें कोई गड़बड़ है तो आप बहुत तेजी के साथ उस गाड़ी पर कार्रवाई कर सकते हैं, साथ ही साथ उस डाटा पे कार्रवाई कीजिए अगर कोई उसमें फर्ज कर रहा है। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो 62 लाख लोगों के ऊपर एकदम इमरजेंसी लगा दी, और ये तमाम लोग वो हैं जो आपकी पार्टी की सरकार को लाने वाले होंगे ज्यादातर, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को हराया गया, ये बड़ा आश्चर्य था।
लेकिन आपकी सरकार ने उन्हीं का गला बांध दिया, क्योंकि आपको लग रहा है अरे भाई पुराली जलाने का सबसे पहले कोर्टों ने कहा, सबने कहा पुराली जलाना बंद कर पाए क्या? लेकिन जो लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं या जो आपकी रीच में है, आप उनका गला दबा दीजिए। ये लगातार हुआ। और अब इसके बाद उन्होंने कहा कि साहब तकनीकी चुनौती और जटिल प्रणालियों के कारण, मतलब मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा था जो उनका वो था, हालांकि उन्होंने हिंदी में भी बोला, और कहा कि खराब रखरखाव वाहनों को जब्त करने की प्रणाली पर काम किया जा रहा है, इसके बजाय कि लोग जो इसका नुकसान क्या है कि जो अपनी कार, मोटरसाइकिल और उन सब की जो देखभाल करते हैं, रखरखाव करते हैं, उनको भी दंडित कर दिया। यानी आपने कुछ सौ या कुछ हजार गाड़ियां ऐसी होंगी जो मानक से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रही होंगी या गैसियस स्टेट का होगा, जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उन लाखों लोगों को, जिनकी आर्थिक स्थिति हो सकता है कि तुरंत गाड़ी लेने की ना हो, लेकिन आप उनको कंपनियों, अब इस पर कभी जांच नहीं होगी आखिर वो कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। आपको अपने विशेषज्ञों से बात करनी थी, आपको कम से कम अपील तो करना था, कुछ नहीं। क्योंकि आपको तो चूंकि आपको सत्ता इसलिए मिल गई क्योंकि उसमें आपका योगदान नहीं था। सत्ता इसलिए मिल गई क्योंकि लोगों को उसको हटाना था, आम आदमी पार्टी को, तो लिहाजा आपको उसका कोई दर्द नहीं दिख रहा है। और आप जिस तरह से लोगों के रिएक्शंस आप पढ़ रहे थे, वो लोग लिख रहे थे कि बड़ी मुश्किल से आप लौटे हैं और अब इसके बाद शायद कभी नहीं लौटेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया था, ये कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बयान नहीं है, ये उन लोगों के बयान है जो लोगों ने बीजेपी के लिए काम किया था। अब ये 1 जुलाई से प्रभावी हुआ था। अब इसके बाद सर्दियों के महीनों में चूंकि जिस तरह से पूरे दिल्ली पर एक चादर छा जाती है, ये बात सही है। देखिए पोल्यूशन ज़रूर है, दिल्ली का गला घुट रहा है, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप उस पर क्यों नहीं जा रहे जो निदान है। आप सीधे बच्चा रो रहा है तो उसका गला दबा दो, ये वाली स्टोरी पर आप जाना चाहते हैं। ये तमाम चरे, मुझे लगता है कल जब मैं ये स्टोरी कर रहा था, दूसरे वीडियो आपने किए और उसमें लिख के आया, कुछ लोगों ने कहा तो मेरे दिमाग में आज ये था कि मैं इस पर बोलता, लेकिन उससे पहले ही शायद सद्बुद्धि उनको मिली है और वो लोग ये कोशिश करें कि उनको जनता ने वोट इसलिए दिया है कि वो पीएम मोदी पर यकीन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उसमें इन नेताओं का कोई बड़ा रोल नहीं है जिनके आप चेहरे देख रहे हैं। चूंकि पीएम मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को या पूरी बीजेपी को इसको चौंकाने में बड़ा मजा आता है कि हमने ये नाम दे दिया, वो आप अंदाज नहीं लगा पाए। तो वो उसके नाम से रेखा गुप्ता निकल आई और उस रेखा गुप्ता लॉटरी, जो अभी मैंने पढ़ा था आपको कि जो बीजेपी ने वहाँ का लॉटरी सीएम, तो ऐसी लॉटरी सीएम यहाँ भी मिली हुई है। उस पर तो कोई जवाब नहीं होगा। बहुत सारे जो मैं जिनको बोल रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ को नाराजगी हो कि इतना क्योंकि आप उस स्थिति से नहीं गुजरते हैं। आपको ये डर नहीं है कि मुझे 4-5 महीने बाद मेरी गाड़ी, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें मुझे लग 67 लाख से ज़्यादा वाहन थे जिनको 2 पहिया कार, ट्रक, विंटेज ऑटोमोबाइल जो CAQM के आदेश से प्रभावित हुए थे और डेटा में कहा गया था कि ये वाहन दिल्ली के सबसे बड़े प्रदूषणकर्ताओं में है। तो फिर आप उनका क्या कर रहे हैं? जो लोग आपके वो जो जगह जगह पर आपने पोल्यूशन मीटर बनाने वाले बनाए हुए हैं, जो वो आपको जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उस पर क्यों नहीं जाँच करते? अब ये जो कानून है, इन वाहनों को 400 जो 98 लगभग 500 के करीब जो पेट्रोल पंप थे जो NCR में, उन पे उसको रखा गया था, कैमरे लगाए गए थे और कैमरे एक केंद्रीय डेटाबेस। आप सोचिए कितने बड़े आपने काम किया। जो लोग मार के निकल जाते हैं गाड़ियों से, इस देश में 1,55,000 से 60,000 के करीब मौत हुई है सड़क पर। वो आप नहीं ढूंढ पाते जो मार के रात में निकल जाते हैं, लेकिन आपने कितनी बड़ी ताकत की कि साहब वहाँ उगदा एकदम वो बोलेगी, आवाज़ आएगी चप और आप गाड़ी को पकड़ लेंगे। ये सब आपने किया और अब आपको चूंकि लोगों ने जवाब आपको दिया तो आपको समझ में आने लगा। और ये हो गया कि आप उनको वो नहीं दे सकते। दिल्ली के एक आदमी ने, आप सोचिए, उसने मर्सिडीज बेंज दिखाई कि एक 16 साल पुरानी गाड़ी है विंटेज को, उसको स्क्रैप में बदल दिया। आपने सीज किया, आप लेके निकल गए। तो मुझे लगता है कि ये शायद अब थोड़ा सा जनता का गुस्से का असर आप पे हुआ है। और उसने ये भी कहा, लोगों ने कहा कि नहीं का जो ये जो नीति है कार खरीदने में 45% GST प्लस उपकरण लगता है, क्या सरकार वापस उन्हीं लोगों से मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसा कमाना चाहती है ताकि वो अलग अलग जगह बांट सके और वो भी तमाम। तो मुझे लगता है कि ये जो शिकायतें चल रही थी और अब बीजेपी के तमाम नेताओं को शायद ये समझ में आया होगा
कि बहुत आप जिस तरह का रूल कर रहे हैं वो रूल कम से कम अभी तो संभावनाएं नहीं जगा रहा है, क्योंकि गंगा यमुना को साफ़ करना है। अभी यमुना की सफाई का हम लोगों ने सिर्फ अभी कॉस्मेटिक काम हम देख रहे हैं, कोई इस तरह का काम अभी सैंक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा जिसमें बड़े सीवेज बन सके या वो, क्योंकि ये दिल्ली बहुत सरकारों को देख चुकी। सिर्फ राजीव गांधी के वक्त से गंगा का सफाई मिशन अभियान शुरू हुआ था, यमुना की सफाई का अभियान शुरू हुआ था और हम लोगों ने नारों में बहुत कुछ देख लिया, लेकिन उसको एक्चुअल होते हुए देखना बड़ा अभी भी सपना है। और कम से कम मुझे लगता है कि ये अभी कई सारे जो NCR के वो थे उन पर भी होना था, मुझे लगता है अभी वहाँ नहीं स्पष्ट हुआ कि वो इन प्रतिबंधों को वापस लेंगे या नहीं, लेकिन दिल्ली की सरकार को शायद कुछ सद्बुद्धि आई है और ये सद्बुद्धि उनको बनाए रखे, यही कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए हमारा इतना ही। आप लोगों को मेरा फिर से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी रीच बढ़ाने में सहयोग कीजिए। नमस्कार।